इक्वल आरएस में मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताया था। पहला एग्जाम्पल था फॉर्मेट आयन का, दूसरा एग्जाम्पल था कार्बोनेट आयन का, और तीसरा एग्जाम्पल था नाइट्रेट आयन का। एक एग्जाम्पल और देख लो, बेंजीन ले लें अगर। अच्छा, ये भी कर दिया था क्या? बेंजीन के बॉन्ड्स को मैंने शायद गलत बना दिया था, उसको सही कर लें। ये 2 इक्वल आरएस होंगे, ठीक है ना। और सभी ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। हम लोगों ने कहीं लिख रखा है ये 1.39 एंगस्ट्रॉम का होता है। एक और एग्जांपल लिख लें, डाई एनायन ऑफ स्क्वेरिक एसिड। साइक्लोब्यूटेन रिंग पर अगर यहां OH लगाऊं और यहां OH लगाऊं, OH OH, तो ये स्क्वेरिक एसिड बनता है। दोनों H+ निकालकर हम लोगों ने यहां नेगेटिव चार्ज लगा दिया है। ये दिस इज डाई एनायन ऑफ स्क्वेरिक एसिड। अगर हम इस तरह से रेजोनेंस करें जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन यहां तक डीलोकलाइज्ड हो जाए, तो हमें एक और ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी जिसको हम इक्वल आरएस बोलने वाले हैं। तो जरा चेक करें, क्या ये इक्वल आरएस होंगे दोनों? आधे इक्वल आरएस, आधे? टेल मी, ये इक्वल आरएस है। अगर मान लो ये वाला नेगेटिव चार्ज ऐसे रेजोनेंस कर जाए तो ये फिर से एक इक्वल आरएस बन जाएगा। क्यों बेटा? यहां डबल बॉन्ड, यहां O-, यहां O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। क्लियर है भाई? अगर ये ऐसे आता है तो एक और स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसमें ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां O- हो जाएगा, यहां O- हो जाएगा, डबल बॉन्ड। 4 इक्वल आरएस। क्यों 4 इक्वल आरएस बनेंगे? ऑल CC बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऑल CC bonds are of equal length. All CO bonds are of equal length, but length of CC bond is not equal to the length of CO bonds. मैंने आपको बताया था कि इक्वल आरएस में रेजोनेंस में पार्ट करने वाले सेम नेचर के बॉन्ड्स जो हैं उनकी लंबाई सेम होती है, लेकिन जिनका नेचर डिफरेंट है उनकी लेंथ डिफरेंट होती है। बात समझ आ गई? क्लियर होगी बात? सेम नेचर बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ बट डिफरेंट नेचर बॉन्ड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। नोट करो, लिखो जरा। इन सोडियम फॉर्मेट is HCOONA. In sodium formate, both CO bonds are equal in length. In sodium formate, both CO bonds are equal in length. But in formic acid, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH, बट इन फॉर्मिक एसिड 2 CO bond length, 2 TWO, 2 CO bond lengths are observed. Full stop. Explain. ठीक है ना? तो देखो भाई, 2 CO bond lengths are observed.
सोडियम फॉर्मेट में क्या होता है? सोडियम फॉर्मेट एक सॉल्ट है जिसमें ये एनायन बना हुआ है और इस एनायन में रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस की वजह से ये इक्वल आरएस में बदलता है बार बार। क्यों? आर दे टू इक्वल आरएस? टेल मी। एंड दैट्स वाई both CO bonds are equal in length. Both CO bonds are of equal length. जबकि फॉर्मिक एसिड में क्या होता है बोलो? फॉर्मिक एसिड में रेजोनेंस तो होगा, फॉर्मिक एसिड में रेजोनेंस तो होगा क्योंकि ये लोन पेयर और पाई बॉन्ड रेजोनेंस में मतलब कॉन्जुगेशन में है, जिसकी वजह से इसमें रेजोनेंस तो होगा। लेकिन रेजोनेंस की वजह से क्या इसमें इक्वल आरएस बन रहा है? देखो जरा, आर दे इक्वल आरएस? नॉट इक्वल आरएस। एंड दैट्स वाई 2 CO बॉन्ड लेंथ्स। सेम नेचर बॉन्ड की लेंथ भी सेम होती है, लेकिन तभी जब इक्वल आरएस बन रहा हो। ठीक है ना? तब तो फॉर्मेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ। कौन कौन सा है बोलो? CO, CO2, CO3 2 माइनस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट आयन। ठीक है ना? ये जेई का क्वेश्चन है, जेई मेन में भी आ चुका है 2013 में। CO क्या होता है? इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड और कार्बोनेट आयन में 1.5 टाइप का बॉन्ड होता है। क्यों भाई? इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है जो कि सिंगल बॉन्ड से छोटा है और डबल बॉन्ड से बड़ा है। तो चलो जरा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ CO बॉन्ड के लिए। बोलो सबसे ज्यादा लंबाई वाला कौन सा? CO3 2 माइनस, उसके बाद CO2, उसके बाद CO। ये आंसर हो गया। दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना? हाइपर कंजुगेशन HC। देखो, जब कभी कोई sp3 कार्बन जिस पर कम से कम एक CH बॉन्ड हो, वो किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन से जुड़ा हो, तो उसमें CH बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस करने के लिए आता है और H+ जो है वो बिना किसी बॉन्ड के वहां पड़ा रहता है। क्योंकि ये हाइड्रोजन बिना बॉन्ड के यहां पड़ा रहता है, इसलिए इस इफेक्ट का एक और नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बिना बॉन्ड के वहां पड़ा रहता है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम देखें, तो यहां पर एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, प्लस चार्ज की वजह से यहां एक वेकेंट p ऑर्बिटल है और यहां पर एक सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। आप तो समझते हैं ना, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है ना? यहां पर एक सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जिसमें हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है। ठीक है ना? और उसकी वजह से यहां पर एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये है वेकेंट p और ये है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इन दोनों ऑर्बिटलों के बीच में ओवरलैप होता है। ठीक है ना? ओवरलैप बिटवीन
पी में भी अगर बॉन्डिंग हो जाती है तो पाई ऑर्बिटल बनते हैं, पाई और पाई स्टार, सिग्मा और सिग्मा स्टार। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो पढ़ा है ना, एमओटी नहीं पढ़ा गया? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रखा होगा, 11th में होता है ये, बॉन्डिंग में भी पढ़ रखा होगा। तो कोई बात नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ लेंगे। तो ये ओवरलैप बिटवीन सिग्मा एंड पाई स्टार बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। दो तरह के बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल। उनमें भी दो तरह के, सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार। उस स्टार वाले को एंटी बॉन्डिंग बोल रहे हैं। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा वो बिल्कुल ना परेशान हो, केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है ना उसमें एमओ थ्योरी, एमओटी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो वहां पढ़ लेना। बस ओवरलैप कौन कौन से ऑर्बिटल के बीच में होता है? सिग्मा पाई स्टार के बीच में। ये एक हाई फाई टाइप का कॉन्जुगेशन है, यानी रेजोनेंस है। कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस होता है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी रेजोनेंस में पार्ट करता है। अभी तक हमने रेजोनेंस पढ़ा जिसमें हमने बताया कि पाई इलेक्ट्रॉन केवल पार्टिसिपेट करता है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं है, न ही किसी न्यूक्लियस का शिफ्ट अलाउड है रेजोनेंस के केस में। बट इन केस ऑफ हाइपर कंजुगेशन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर is contributed, it gives contribution for the pi bond formation. It's a kind of sacrifice that the sigma bond does. बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का रेजोनेंस में शामिल होना, इट्स अ काइंड ऑफ हाई फाई टाइप रेजोनेंस दैट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। क्लियर है? ये कहां होता है? किसी कार्बोकेटायन में होता है। अगर उस कार्बोकेटायन से सीधा sp3 कार्बन जुड़ा हो जिस पर कम से कम एक CH बॉन्ड हो, या फिर ये किसी एल्कीन में हो सकता है जिसमें कम से कम एक sp3 कार्बन हो जिस पर एक CH बॉन्ड हो और वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। अगर ऐसा हुआ तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देता है, सैक्रिफाइस करता है, और ये जो H है यह बिना बॉन्ड के यहाँ पड़ा रहता है, जिसकी वजह से इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं और यहाँ कार्बन आयन बन जाता है। तो कार्बोकेटायन में हाइपर कंजुगेशन होता है, अल्कीन्स में हाइपर कंजुगेशन होता है, और फ्री रेडिकल्स में भी हाइपर कंजुगेशन होता है। फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन होता है तो सिग्मा बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन तो H पर चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहां आता है पेयरिंग करने के लिए, ऐसे पाई बॉन्ड बनाने के लिए। जब अकेले एक इलेक्ट्रॉन को हम डीलोकेशन शो करते हैं तो हाफ हेडेड एरो बनाते हैं, हाफ हेडेड कर्व्ड एरो। तो इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ पर फ्री रेडिकल के रूप में पड़ा रहता है बिना बॉन्ड के, और यहाँ पाई बॉन्ड बन जाता है। तो हाइपर कंजुगेशन क्या है? जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन sp3 कार्बन और H के बीच में जो CH बॉन्ड बना हुआ है उसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन पड़ोसी कार्बन के p इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर पाई बॉन्ड बनाने के लिए चला आए, तो ये फेनोमेनॉन क्या कहलाता है? हाइपर कंजुगेशन। ठीक है ना? कौन कौन से केसेस में हो सकता है? कार्बोकेटायंस में, अल्कीन्स में और फ्री रेडिकल्स में। कार्बेनायंस में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता। हाइपर कंजुगेशन इज नॉट पॉसिबल इन कार्बन आयन। वाई? रीजन क्या है भाई? रीजन ये है कि जो कार्बन आयन है ना बेटा, कार्बन आयन के पास जो p ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है। क्यों? ये कार्बन आयन है और इसके पास फुल्ली फिल्ड p है, सो इट हैज नो रूम टू रिसीव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना? तो ये इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के काबिल नहीं है। ठीक है ना? कैन नॉट रिसीव बिकॉज इट इज ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड। सो कार्बन आयंस डू नॉट शो हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन कार्बन आयंस। हाइपर कंजुगेशन कौन से 3 तरह के केसेस में होता है? कार्बोकेटायन, अल्कीन्स और फ्री रेडिकल्स। ठीक है ना? कौन कौन सी ऑर्बिटल्स हैं जिनमें ओवरलैप होता है? सिग्मा और पाई स्टार। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात? हाइपर कंजुगेशन HC। प्लीज पे अटेंशन। मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर एक sp3 कार्बन हो जिस पर कम से कम एक CH बॉन्ड हो और वो कार्बोकेटायन से जुड़ा हो तो इसमें हाइपर कंजुगेशन होता है।
अगर एक sp3 कार्बन जिस पर कम से कम एक CH बॉन्ड है और वो किसी अल्कीन से जुड़ा हुआ है तो उसमें हाइपर कंजुगेशन होता है, या फिर एक sp3 कार्बन विद एटलीस्ट 1 CH बॉन्ड इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद एनी ऑड इलेक्ट्रॉन containing carbon that is free radical, then also hyperconjugation takes place, and in hyperconjugation sigma electron pair contributes for the pi bond formation. ठीक है ना? और ये जो H है वो प्लस चार्ज लेकर बिना किसी बॉन्ड के यहाँ पड़ा रहता है, इसीलिए हाइपरकंजुगेशन का एक और नाम क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। और बेकर और नाथन नाम के दो साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था, तो इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। नाथन कोई इंडियन नहीं है, ठीक है ना? ठीक है ना? इसी तरीके से ये एक कार्बेनाइन बन जाएगा यहां पर, और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पेयर करके पाई बॉन्ड बना लेता है, और अकेले एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हाफ हेडेड कर्व्ड एरो से शो किया जाता है। ठीक है? क्या मैंने बताया था कि कार्बेनाइंस हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास फुली फिल्ड पी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होते। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेबल एच। हाइपर कंजुगेबल एच या फिर अल्फा एच। लिखो, द हाइड्रोजन ऑफ sp3 कार्बन। ये तो नोट कर लिया था ना लास्ट टाइम। द हाइड्रोजन ऑफ sp3 कार्बन टेकिंग पार्ट इन हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को HC लिखा करो, कैपिटल H कैपिटल C। आई रिपीट, द हाइड्रोजन ऑफ sp3 कार्बन टेकिंग पार्ट इन हाइपर कंजुगेशन इज नोन एज हाइपर कंजुगेबल H। The hydrogen of sp3 carbon taking part in hyperconjugation is known as hyperconjugable H or alpha H। ठीक है? मैं यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स लिखूंगा और आपको नंबर ऑफ अल्फा H काउंट करके बताना है। अगर मान लो ये कार्बोकेटाइन हुआ तो C+ से जुड़ने वाला sp3 कार्बन, उसके हाइड्रोजन को काउंट करना। ठीक है ना? जो कार्बन C+ से जुड़ा हुआ है, जो sp3 कार्बन C+ से जुड़ा हुआ है, आप उसके हाइड्रोजन को काउंट करें। बताओ कितने? तो 3 हाइपर कंजुगेबल H यहां पर हैं। बात समझ में आ गई? सभी को समझ में आ रहा है क्या? इसमें बताइए। 6। ठीक है ना भाई? तो 6 हाइपर कंजुगेबल H है। कितने बेटा? 9। इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, देखो, इसको ये Me3C+ भी लिख देते हैं। ठीक है ना? तो Et3C+ में कितने हो जाएंगे बताओ? हाँ, मैं इसको ओपन करके बनाता हूं, देखो जरा। हाँ प्लीज, बिल्कुल सही, 6 इज द करेक्ट आंसर। कौन से वाले 6 बोलो? ये यही 6 ना? ठीक है। देखो, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन गिन ले बस। इसमें कितने बोलो? 3। इसमें बोलो? इसमें बोलो? हाँ 9। इसमें बोलो? इसको अब इथाइल है ना, 3 इथाइल्स हैं, तो हमने इसको तीनों इथाइल ओपन कर लिया। ठीक है? इसी तरह इसको भी करना, आइसोप्रोपाइल का होल थ्राइस C+। इसको ओपन करो, बोलो। आइसोप्रोपाइल मतलब क्या? एक कार्बन पर 2 मिथाइल। बोलो कितने हो जाएंगे? हाउ मेनी? टेल मी। 1, 2 और 3। समझ गया? तो यहां देखो जरा,
बताना। जीरो क्यों? क्योंकि इस कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ जो sp3 कार्बन है उस पर कोई H नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। हाँ बेटा, अब अभी क्लास के बाद उसको व्हाइट फ्लूइड लगा के सही कर देना, क्या किया जाए। मानसिक गरीबों के बीच में हम लोग बैठे हुए हैं। चलो जरा इधर कंसंट्रेट करो। 4 हो जाएंगे। वन, वेरी गुड। सेवन। ये CH3 है तो 3, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, कितने हो जाएंगे बोलो? 7। समझ गया ना भाई? दो यहां पर और 1 यहां पर, 3। ये समझ गया ना? इसमें बता दो, यहां पे कितने? 3, यहां पे कितने? यहां पे कितने? चलो नोट करो। एल्कीन के लिए देखो, अगर आपको एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा H निकालना है तो आप डबल बॉन्ड के कार्बनों को छोड़ दें। डबल बॉन्ड कार्बनों से जुड़ने वाला, जो डायरेक्ट जुड़ने वाला sp3 कार्बन है, उसके हाइड्रोजन को गिने। कितना? 3। बात समझ भाई? अल्फा H 3 हो जाएंगे। ठीक है ना भाई? इसमें बताना, डबल बॉन्ड कार्बन वाले हाइड्रोजनों को मत काउंट करना। 6। सबको समझ में आ रहा है? इसमें बोलो 3A 3A 3A। ये वाला क्यों नहीं होगा ये? क्योंकि ये sp2 कार्बन का H है, हमें sp3 कार्बनों के हाइड्रोजनों को काउंट करना है। ठीक है ना भाई? चलो जल्दी जल्दी लिख दो अब सारा। मैं लिखता जा रहा हूं, फिर एक साथ पूछ लेंगे बाद में। हाँ बेटा, अगर 2 डबल बॉन्ड है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग कुल गिनना है। अगर डबल बॉन्ड भी है और प्लस चार्ज भी है तो प्लस चार्ज के लिए भी काउंट करो और डबल बॉन्ड के लिए भी काउंट करो टोटल। जरा एक बार टेम्परेरी 20 सेकेंड वाला लास्ट वाला चेक कर लो। प्लस के लिए कितने? 4, और डबल बॉन्ड के लिए कितने? 2, 2, 4 और 5, कुल कितने हो गए? 9। यही तुम्हारा क्वेश्चन था ना? जब प्लस भी हो और डबल बॉन्ड भी हो तो दोनों के लिए कुल अल्फा H काउंट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? देखो इसके लिए 4 हो जाएंगे ये, क्यों? इसमें बोलो यहां कितने? 2, यहां पर कितने? और पांचवा कहां है? और बोलो और कहां है? ये रहा, ये 1 है। कुल 9 हो जाएंगे। फ्री रेडिकल्स के लिए, फ्री रेडिकल के लिए जिस कार्बन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ दो और उससे डायरेक्ट जुड़े हुए sp3 कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को, हाइड्रोजन को काउंट करो। कितने हो जाएंगे भाई? 3। इसमें कितने? 6। इसमें कितने? 9, 18, 19, 20, 21,
बाकी सारे कर लिए हम। नाउ विल गो फॉर हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायंस। ध्यान रहे, हम कार्बोकैटायन नाम का टॉपिक नहीं पढ़ रहे, हम केवल कार्बोकैटायन में हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है वो सीख रहे हैं। ठीक है, मुझे बताओ, अगर मान लो हमने एक इथाइल कार्बोकैटायन लिया होता तो इसमें अल्फा एच कितने हैं? 3। अब अगर ये अल्फा एच का सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पाई बॉन्ड बनाने के लिए अपना सैक्रिफाइस करे तो हम देखेंगे कि ये H प्लस बिना किसी बॉन्ड के यहां पड़ा रहता है और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाता है। लेकिन जब तक ये H प्लस डिस्टेंस बना के दूर निकलता तब तक दूसरा H प्लस सैक्रिफाइस कर देता है और वो कनेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये जरूर है कि CH बॉन्ड की डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो जाती है, एवरेज डिस्टेंस। जब तक ये दूसरा दूर निकलता है ये वापस कनेक्ट हो जाता है और तीसरा सैक्रिफाइस कर लेता है। इस तरह से CH बॉन्ड इन्वॉल्व करके 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड्स। ऐसे पूछा जाता है कि भाई CH बॉन्ड इन्वॉल्व करके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन पाएंगे। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करके बता देना है। बात समझ आ रही है क्या? जैसे मुझे बताओ, ये कंपाउंड है। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड? हाउ मेनी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड? ठीक है ना, तो 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। आपने कैसे किया? दिस इज इक्वल टू इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। ठीक है ना, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये जेई में आ चुका है क्वेश्चन। जेई 2011 में आया था, सिंगल इंटीजर में आया था, आंसर था 6। ठीक है ना, बात समझ आ गई? स्टेबिलिटी ऑफ carbocations. I repeat, we are not going to study carbocation at this point of time. We are only going to check what is the role of hyperconjugation in stability of carbocations. ठीक है ना, एक ही फंडा है, if number of alpha H are more, stability of carbocation will increase. यानी अगर आपको 2 कार्बोकैटायंस के बीच में स्टेबिलिटी चेक करना है हाइपर कंजुगेशन से, तो आप सिर्फ ये चेक कर लें कि किसमें अल्फा एच ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? अगर मान लो हमने एक कार्बोकैटायन ले लिया टर्शरी, दिस इज टर्शरी कार्बोकैटायन, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, then primary carbocation, then methyl carbocation. तो अल्फा एच का नंबर बता दो। इसमें कितने? 9, इसमें कितने? 6, इसमें कितने? और इसमें 0। तो स्टेबिलिटी क्या होगी बताओ? 321 या 123? 321। टर्शरी सबसे पहले, फिर सेकेंडरी, फिर मिथाइल कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल होगा। जब भी हम लोग ऑर्डर लिखते हैं जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जब तक कि उन्होंने मेंशन ना किया हो कि आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लिखें। ठीक है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकंड। उसके बाद थर्ड। आपने सेकंड को सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों कहा? टर्शरी, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। और फॉर्मूला है 321, फॉर्मूला इज 321। समझ में आ रहा है?
अल्फा एच ज्यादा होंगे तो वो उस प्लस चार्ज को ज्यादा शेयर करेंगे, डिस्पर्स कराएंगे, एंड डिस्पर्सल ऑफ चार्ज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। डिस्पर्सल ऑफ चार्ज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। समझ आ गई बात? एक कार्बोकेटायन, एक पॉजिटिव कार्बन है जिसमें 3 मिथाइल है, और एक पॉजिटिव कार्बन है जिसमें 3 इथाइल है। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट ज्यादा स्टेबल निकलेगा। अल्फा एच बताओ, इसमें कितने 9 और इसमें कितने 6। हम लोगों ने करके देखा हुआ है, ठीक है ना। और अगर आइसोप्रोपाइल होता तो और कम स्टेबल हो जाता। इसमें अल्फा एच 3 हो जाते। तो AERHI, ए फॉर एरोमेटिसिटी। जिसको एरोमेटिसिटी मिल जाए उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर ई फॉर इक्वल आरएस, फिर आर फॉर रेजोनेंस, फिर एच फॉर हाइपर कंजुगेशन, फिर ये है इंडक्टिव। तो स्टेबिलिटी बाय इंडक्टिव इफेक्ट इज लीस्ट, ठीक है ना। ये AERHI का ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। इसके एक्सेप्शन हुआ करते हैं, जहां कहीं होंगे वहां बता दूंगा मैं आपको। क्लियर होगी बात? एक नोट और बता रहा हूं, अगर हम हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो CH3 का हाइपर कंजुगेशन CD3 से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH इज लेस देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ CD, एंड यू नो इन हाइपर कंजुगेशन CH बॉन्ड इज ब्रोकन वेरी ऑफन। तो CD बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लग जाएगी। इसलिए CD वाला CH3 और CD3 में अगर हम हाइपर कंजुगेशन का एक्सटेंट कंपेयर करें तो CH3 का हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है। आपको याद होगा प्लस आई के लिए हम लोगों ने लिखा था कि CD3 का प्लस आई ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन हाइपर कंजुगेशन CH3 का ज्यादा होता है। अगर मैं एक एग्जांपल ऐसा लिखूं कि मान लो हमने एक टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन लिया है। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन का मतलब प्लस के ऊपर, कार्बन प्लस के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं। अगर मैं बारी बारी से एक एक मिथाइल ग्रुप्स को ड्यूटरो मिथाइल से रिप्लेस करता जाऊं तो आपका क्या आइडिया है? स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? कम होती जाएगी। नोट करो। आपको अगर याद हो तो ये ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों ने इंडक्टिव में किया था, लेकिन तब वो हाइपर कंजुगेशन के लायक नहीं था। तब हम लोगों ने ऐसा इस तरह का केस लिया था कि कार्बन के बाद एक और कार्बन था, उस पे 3 मिथाइल ले रहे थे ताकि हाइपर कंजुगेशन ना हो। तो उसमें CD3 के इंट्रोड्यूस होने से प्लस आई बढ़ता था तो स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, ठीक है ना। बात समझ में? इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बोलो? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। मैं आपको याद दिलाने के लिए वो वाला एग्जाम्पल भी लिखता हूं एक बार। हम लोगों ने ऐसा एक कार्बोकेटाइन लिया था इंडक्टिव के समय पर, ये वाला। क्या इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा या केवल प्लस आई होगा? केवल प्लस आई हो रहा है, ओनली प्लस आई ओनली। तो फिर CD3 इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये अलग केस था, याद है ना आपको? ये अलग केस था। एक तो सब कुछ बताना पड़ता है यार, ऐसे लोगों से पाला पड़ा है। ये पुराना कर चुके हैं, मुझे कायदे से बताने की जरूरत नहीं थी, आपको खुद ही कनेक्ट हो जाना था। तो इधर की ओर स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही थी। ये पुराना केस है। This already we have done, but in these cases, you know, hyperconjugation is not possible. Why hyperconjugation is not possible in this case? Because alpha H is 0. तो वहां पर ऐसा एग्जाम्पल लिया था, यहां पर ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ AERHI, exception of AERHI. AERHI is the order for stability, A for aromaticity, E is for equal RS,
R means more RS, more stability, and H is hyperconjugation. I is inductive effect. लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है क्या? अगर मैं यहां पर CCl3, CH प्लस और CH3 ले लूं तो इसमें अल्फा H होते हैं कितने बोलो? 3. ये पहली स्ट्रक्चर है. और CCl3, CH2 प्लस ले लूं तो इसमें अल्फा H होते हैं 2. ये दूसरी स्ट्रक्चर है, अल्फा HR2. अगर हाइपर कंजुगेशन का केस लें तो पहले को हमें ज्यादा स्टेबल बताना चाहिए, लेकिन एक्चुअली जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंड इज मोर देन फर्स्ट. रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो CCl3 है ना, इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत डोमिनेंट है. नजदीक होने पर माइनस आई इज डोमिनेंट. माइनस आई यहां भी लग रहा है, लेकिन अब ये प्लस से दूर हो गया. और आपको तो पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है. एंड बिकॉज ऑफ माइनस आई विच इज वेरी क्लोज इन केस ऑफ फर्स्ट इज लेस स्टेबल देन सेकेंड, इवन दो फर्स्ट हैज मोर नंबर ऑफ अल्फा एच. पहले वाले के पास अल्फा एच ज्यादा है, फिर भी उसकी स्टेबिलिटी कम है. बात समझ में आई? ये एक एक्सेप्शन है AERHI का. हम लोगों ने AERHI में लिखा है कि हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव से डोमिनेंट होगा, लेकिन यहां इंडक्टिव ने ही केस बिगाड़ दिया है. ठीक है ना? समझ में आ रहा है? चंदन को समझ में आ रहा है? फर्स्ट और सेकंड, और यहां आपको स्टेबिलिटी बतानी है. सब में लिखो जल्दी जल्दी. कौन ज्यादा स्टेबल बता दो? सेकंड. तो यहां लिख देना सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट.
सेकंड ज्यादा स्टेबल है, थर्ड में सेकंड ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास 5 अल्फा एच है, इसमें फर्स्ट, फिफ्थ में इसमें फर्स्ट, आराम से इसमें हो जाएगा फर्स्ट ज्यादा स्टेबल, इसमें बोलो क्यों, इसमें ठीक है, अल्फा एच से होगा, मोर अल्फा एच मोर स्टेबिलिटी। समझ में आ रहा है? ध्यान रहे, हमने कार्बोकेटायन नहीं पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को हाइपर कंजुगेशन से कैसे चेक किया जाए। हाइपर कंजुगेशन से भी 321 आया और इंडक्टिव से भी 321 ही आया था, हालांकि हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट डोमिनेंट है और इसका एक एक्सेप्शन भी है। नेक्स्ट इज हाइपर कंजुगेशन ऑफ इन अल्कीन्स। हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन्स। अल्कीन्स में हाइपर कंजुगेशन के लिए मान लो हमने एक प्रोपीन ले लिया, से वी हैव टेकन अ प्रोपीन, हाउ मेनी अल्फा एच? 3. सपोज दिस electron pair of CH bond is sacrificing for the hyperconjugation to form a pi bond. Then this hydrogen will remain here with a positive charge without any bond, and that's why the process is also known as no bond resonance. और उसमें एक कार्बन आयन भी बन जाएगा। जब तक ये हाइड्रोजन डिस्टेंस मेंटेन करता, दूसरा हाइड्रोजन सैक्रिफाइस कर लेगा और अब ये पॉजिटिव चार्ज को अपने को ऊपर एकोमोडेट कर लेगा और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जब तक ये दूर जाता तब तक तीसरा भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। टोटल 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड्स। ठीक है ना? 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। ठीक है ना? नाउ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का एक ही फंडा है, जिसके पास ज्यादा अल्फा एच वो ज्यादा स्टेबल। ठीक है ना? इफ नंबर ऑफ अल्फा एच इज मोर, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन विल बी मोर। If number of alpha H is more, stability of alkene is more. यानी दो एल्कीन्स के बीच में स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए आपको उनके बीच में अल्फा एच काउंट कर लेना है। जिसके पास अल्फा एच ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है? इसको मिटा दूं ये वाले बॉयज। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3, बोलो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बोलो। ये इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी है, क्यों? ठीक है? इसमें बोलो। ऐसे हो जाएगी? ब्यूट 1 इन
दिस इज ब्यूटवानीन, ब्यूटूइन। आपको पता है कि ब्यूटूइन में सिस और ट्रांस दोनों होता है, तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? ब्यूटूइन। और एक है ये कंपाउंड जिसको हम आइसोब्यूटीन बोलते हैं कॉमनली, दिस इज आइसोब्यूटीन। वैसे हम इसका आयुपैक नेम लिख सकते हैं 2-मिथाइल प्रोपीन, ठीक है ना। अगर हम अल्फा एच की बात करें तो इसके पास कितने अल्फा एच हैं बोलो? 2। इसके पास 6 और इसके पास 6। इन्हीं दोनों में स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। ये तो सबसे कम स्टेबल है ही। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ब्यूटीन के पूरे खानदान में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आइसोब्यूटीन। याद रखेंगे, ठीक है ना। आइसोब्यूटीन इज मोस्ट स्टेबल, देन ब्यूटूइन। और ब्यूटूइन में भी ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से, और उसके बाद फिर ब्यूट 1E, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? आप कैसे कहेंगे कि सेम अल्फा एच होने पर आइसोब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है? जरा देखो, हाइपर कंजुगेशन इन ब्यूटूइन। अगर हम ब्यूटूइन में हाइपर कंजुगेशन कराएं, कितने अल्फा एच है इसमें बताओ? 6 अल्फा एच है। अगर ये वाला CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन सैक्रिफाइस करे और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे और बदले में हाइड्रोजन यहां प्लस चार्ज लेकर पड़ा रहे बिना किसी बॉन्ड के, तो हम देखेंगे कि ये एक कार्बेनायन बन जाएगा। ऐसे टोटल कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बोलो? 6। टोटल 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, और वो सभी ऑल आर सेकेंडरी कार्बेनायंस। क्या कहते हो, हाँ या ना? सभी सेकेंडरी कार्बेनायंस होंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस बार सेकेंडरी कार्बन पर है। अगर हम आइसोब्यूटीन में हाइपर कंजुगेशन चेक करें, हाइपर कंजुगेशन इन आइसोब्यूटीन, तो आइसोब्यूटीन के पास भी 6 हाइपर कंजुगेबल एच है, 6 अल्फा एच है, लेकिन इस बार ये सारे 6 अल्फा एच एक ही साइड में है। अगर मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन के लिए सैक्रिफाइस करता है, तो हमें ये H प्लस बिना किसी बॉन्ड के यहां दिखाई पड़ेगा, और यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा जो डबल बॉन्ड होगा, और बदले में यहां सिंगल बॉन्ड के साथ एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। बताओ इसमें टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगी? टोटल 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन इस बार ये कैसी होंगी? ऑल आर प्राइमरी कार्बेनायंस। मुझे बताओ, प्राइमरी कार्बेनायन ज्यादा स्टेबल होते हैं या सेकेंडरी? कार्बेनायंस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? 123 या 321? 123। बात समझ में आ रही है? तो लिख देंगे सिंस प्राइमरी कार्बेनायंस आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बेनायंस, एंड दैट्स वाई ओवरऑल overall isobutene is more stable than 2-butene. That's it. Isobutene is more stable than 2-butene. कैसे? तो इमेजिनरी है। स्ट्रक्चर्स फर्स्ट एंड सेकंड, आपको स्टेबिलिटी बतानी है बेटे ना, जैसे अभी हमने किया था। चलो जल्दी जल्दी करो।
बातचीत नहीं बेटा। चलो जल्दी कर। फर्स्ट में बोलो सेकंड, सेकंड में बोलो सेकंड, थर्ड में बोलो, फोर्थ में बोलो फर्स्ट। ये वही केस है आइसोब्यूटीन और 2-ब्यूटीन का, जिसमें सेम नंबर ऑफ अल्फा एच है। फिफ्थ बोलो, सिक्स्थ में बोलो सेवेंथ फर्स्ट। ये इसको बोलते हैं एंडोसाइक्लिक, जब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हो, और ये एक्सोसाइक्लिक है। तो जनरली एंडोसाइक्लिक ज्यादा स्टेबल होता है। इसमें बोलो फर्स्ट, इसमें बोलो फर्स्ट में 8 और सेकंड में 4 है, इसमें बोलो ये फर्स्ट हो जाएगा। जब भी कभी सेम नंबर ऑफ अल्फा एच हो मल्टीपल रिंग्स में, तो एक ही रिंग में ज्यादा डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। इसमें बोलो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा, अल्फा एच ज्यादा है यहां पर। इसमें बोलो सेकेंड, ठीक है। फोर्थ वाला देख लो भाई, इसमें अल्फा एच कितने हैं 6 और इसमें 6। ये देख ले यहां पर 6 और 6 अल्फा एच में हमने आइसोब्यूटीन को ज्यादा स्टेबल कहा है। यही है ये फोर्थ वाला, यही है फोर्थ का फर्स्ट, ये है। उसका एक्सप्लेनेशन भी किया, ठीक है ना। 10th में आ जाओ। 10th में दोनों में अल्फा एच बताना 8 और 8, दोनों में अल्फा एच 8 और 8 है। तो एक ही कार्बन में, एक ही रिंग में जो डबल बॉन्ड ज्यादा है उसको ज्यादा स्टेबल कहा जाएगा। एंटी एरोमेटिसिटी का चांस नहीं है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये sp3 है, जबकि एंटी एरोमेटिसिटी हो या एरोमेटिसिटी हो, उसके लिए रिंग के सभी मेंबर्स sp2 या sp या कॉम्बिनेशन होने चाहिए, ठीक है।